फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने सीटेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के बारे में, बीएफ स्किनर के बारे में, पाउलो के बारे में और अल्बर्ट बाउंड्रा के बारे में पढ़ेंगे। ये चार दार्शनिक जो थे, वैज्ञानिक थे, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर मेरे सीटेट क्लास ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, योर पाथ फाइंडर क्लास में सीटेट का ऑफलाइन या फिर टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं विथ डिस्कशन के साथ, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8544321268 या इस एड्रेस पर भाभा कॉन्वेंट स्कूल के सामने पुरानी थाना रोड, ओबरा, औरंगाबाद मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। आइए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं हम लोग थॉर्नडाइक के बारे में। ये थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने सिद्धांत दिए थे ट्राई एंड एरर थ्योरी, यानी त्रुटि एंड प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे। क्या थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत? आइए देखते हैं। फिलहाल इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, ट्राई एंड एरर का थ्योरी दिया था। यह सोचते थे कि अगर किसी व्यक्ति की उत्तेजना स्टिमुलस बढ़ा दे तो उसके प्रति अनुक्रिया क्या करेगा, रिस्पॉन्स क्या करेगा। अगर किसी व्यक्ति यानी बच्चा का स्टिमुलस बढ़ा दिया जाता है तो रिस्पॉन्स क्या करेगा, और जब बार बार अनुक्रिया को दोहरा दिया जाए तो कुछ ना कुछ सीखेगा। यही कहते हैं थॉर्नडाइक महोदय। अगर बच्चा को किसी अनुक्रिया के द्वारा सिखाया जाए तो कुछ ना कुछ वह जरूर सीखेगा। आइए देखते हैं प्रयोग क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट क्या किए थे। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया गया और बाहर से मरी हुई मछली को रख दिया गया। पिंजरे में एक लीवर लगा दिया होता है, जिससे पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है और बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य की प्राप्ति यानी मछली तक पहुंच जाती है। यानी कहने का मतलब है कि प्रयास और त्रुटि का सिंपल सी उदाहरण है क्या कि बच्चा का उत्तेजना को बढ़ा देता है तो अनुक्रिया रिस्पॉन्स क्या करेगा, तो बार बार दोहराने पर बच्चा कुछ न कुछ जरूर सीखता है। यानी वही एक्सपेरिमेंट आगे एक प्रयोग सिद्ध करता है। आगे क्या है आइए देखते हैं। यह प्रयोग से ही सिद्धांत बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां तो होगी, लेकिन अंततः हम अपने लक्ष्य तक प्राप्ति यानी पहुंच ही जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। यानी बार बार दोहराने पर क्या होता है, कुछ तो गलतियां होती है और फिर लास्ट तक अंततः हम मंजिल यानी उसकी जहां तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं, यानी सीख जाते हैं। आगे क्या है, थॉर्नडाइक महोदय ने नियम बताए थे। क्या नियम है? तो नियम इन्होंने दो नियम दिए थे, एक मुख्य नियम बताए थे, एक गौण नियम बताए थे। मुख्य नियम यानी प्राथमिक नियम क्या है, प्राइमरी लॉ में क्या बताता है? प्राइमरी नियम में हम लोग 3 नियम पढ़े थे, लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, लॉ ऑफ रेडिएशन एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। आइए देखते हैं अभ्यास का नियम क्या कहता है। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उतने ही ज़्यादा सीख पाएंगे। ये कहने का मतलब है एक्सपीरियंस से आदमी क्या होता है, सीखता है। कहता है ना कि किसी के एक्सपीरियंस से आप सीख जाओगे। अगर खुद से एक्सपीरियंस करने से सीखे हुए तो ज़िंदगी छोटा पड़ जाता है। वही प्रकार है यहाँ अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना बार अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही हम ज़्यादा सीख जाएंगे। अब पढ़ते हैं हम तत्परता का नियम क्या कहता है। तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडिनेंस क्या कहता है। यह हम नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उतना ही जल्दी ही सीखेंगे। यानी जिस काम के प्रति हम तत्पर रहेंगे यानी तत्परता दिखाएंगे तो काम को आसानी से सीख पाएंगे, जल्दी सीख पाएंगे। अब पढ़े थे हम लोग प्रभाव का नियम क्या कहता है। प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है। यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। यदि सीखना असंतोषजनक हो नहीं हो तो थॉर्नडाइक ने इस नियम को पुरस्कार और दंड के महत्व को बताया है। यदि सीखने में आप संतोषजनक है तो उस काम को सीखने में आप क्या हो जाएंगे,
तीव्र गति से सीख पाएंगे। यदि उसी काम को असंतोषजनक है तो थॉर्नडाइक ने इसे पुरस्कार और दंड के महत्व को बताया है। अब पढ़ेंगे हम लोग गौण नियम। हम देख लिए मुख्य नियम 3 था, आप देखते हैं गौण नियम। गौण नियम क्या कहता है? गौण नियम कहता है, सेकेंडरी लॉ इसको बोलते हैं। इसमें क्या है? बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम में के अनुसार हम नया कार्य सीखते हैं, अनेक समय प्रतिक्रिया के प्रयास करते हैं, समय पर अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं, प्रयास करते हैं, उसके बाद उस कार्य को करने का सही विधि मालूम पड़ जाता है। उसी प्रकार हम इस नियम को कहते हैं गौण नियम, यानी सेकेंडरी लॉ बोलते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम। आप पढ़ते हैं हम लोग आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन क्या कहता है। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके ये अधिक शीघ्र और सरल तरीका से कर पाते हैं। यानी जब बड़ा कार्य हो तो छोटा छोटा हिस्सा में बांटकर हम काम करने लगते हैं तो उसे हम जल्दी कर पाते हैं, सरल तरीका से कर पाते हैं और आसानी से सीख पाते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एक्सिमुलेशन। इस नियम के अनुसार हम नवीन नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे अस्थायी बना लेते हैं। इस अधिगम सुगम और सरल होता है। जैसे मान लेते हैं हम एक छोटा सा बच्चा ले लेते हैं, छोटा बच्चा है और यह साइकिल चलाना सीख जाता है। साइकिल चलाते चलाते थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर क्या हुआ, वही साइकिल अब बदल जाता है, मोटरसाइकिल के रूप में आ जाता है। वही बच्चा क्या होता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है। पर यह क्या हुआ, पुरानी ज्ञान को नया ज्ञान में जोड़ दिया। इसी को बोलते हैं आत्मीकरण का सिद्धांत। आगे पढ़ते हैं। आगे है पढ़ेंगे हम लोग मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। इस नियम में हमें यह बताता है कि किसी काम को करने के लिए जितना हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगा उतने ही ज़्यादा हम उस काम को सीखने, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीख पाएंगे। ये हो गया मनोवृत्ति एंड अभिवृत्ति का नियम। अब पढ़ेंगे हम लोग सहचर का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। क्या है? इस नियम के अनुसार, इस नियम का अभिप्राय यह है कि पहले की गई ज्ञान क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार आप कर रहे हैं। इसे बोलते हैं सहचर का नियम। क्या बोलते हैं? सहचर का नियम। अब पढ़ते हैं ईरर्स। जो है ना, ईरर जो है, बच्चों के ईरर से बच्चा सीख जाता है। सीखने का एक प्रोसेस है, पार्ट है। बच्चों को थिंकिंग को समझने के लिए रिसोर्स का काम करती है। किस चीज़ का काम करता है? रिसोर्स का काम करती है। जब बच्चा सोचती है किसी बात को लेकर तो वह रिसोर्स के भांति काम करती है। जब स्टूडेंट को ईरर यानी संकेत इंडिकेट करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास, मैकेनिकल ड्रिल की जरूरत है ना, तो वो पता चलता है कि इस काम को करने के लिए जरूरत है। ये सब ईरर हो गया। मेरा थॉर्नडाइक इतना था, इतने से आपका क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा, थॉर्नडाइक ने 5 नियम दिए थे, जिनमें 3 नियम जो था प्राइमरी नियम था और नियम सेकेंडरी नियम दिए थे। टोटल 8 थ्योरी दिए थे थॉर्नडाइक महोदय, 3 प्राइमरी और 5 सेकेंडरी, यानी गौण। इसको मुख्य बोलते हैं, इसको गौण बोलते हैं। आप पढ़ेंगे अगला अल्बर्ट बांड्रा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग अल्बर्ट बांड्रा के बारे में। आइए पढ़ते हैं अल्बर्ट बांड्रा कौन था, है ना। अल्बर्ट बांड्रा कनाडा का निवासी था। कहाँ का? कनाडा का। उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत में दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। बांड्रा महोदय क्या बोले ना कि जब आदमी यानी बच्चा दूसरों की नकल करता है ना, उसे सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। समाज का मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है और अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। जब कोई समाज में अच्छा काम कर रहा है, अच्छा लैंग्वेज यूज कर रहा है ना, अच्छी नैतिक वो अपना रहा है, तो उसी चीज़ को अपनाया जाता है, उसको बोलते हैं मान्य व्यवहार। अगर कोई समाज में गाली गलौज अमान्य व्यवहार कर रहा है किसी प्रति के सामने, तो अमान्य व्यवहार को नकार भी दिया जाता है ना। यही आता है सामाजिक अधिगम में। समाज से अच्छी ज्ञान को ग्रहण कर लेना है और बुराइयों को निकाल देना, ग्रहण नहीं करना है। अब पढ़ेंगे हम लोग इस सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम रहा है? इस सिद्धांत का पहला नाम है अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। कैसे ऑब्जर्वेशन कर रहा है बच्चा, एक दूसरे के नकल करता है ज़्यादा,
अनुकरण सीखता है, वो कैसा काम करा उसी के अनुकरण पे ये भी चलने लगता है। मॉडलिंग हो गया, ये सब हो गया, अन्य नाम से भी जाना जाता है। अल्बर्ट बांद्रा के सिद्धांत पर आधारित है, यह सामाजिक अधिगम में आ जाता है। इस प्रयोग का अल्बर्ट बांद्रा ने बोबो डॉल का प्रयोग किया और इनमें 3 बच्चों को फिल्म दिखाई। बोबो डॉल का यूज किया, क्वेश्चन पूछेगा बोबो डॉल का यूज कौन किया था? अल्बर्ट बांद्रा ने किया था, जिसमें 3 बच्चा लिया था। क्या क्या है? एक बताया प्यार, एक बताया समाज, एक बताया हिंसा। प्यार में क्या हुआ? एक प्यार से सीखा, एक दूसरे को प्यार किया, दूसरा में समाज के प्रति और तीसरा हिंसा के प्रति प्रयोग करके बताया। बांद्रा के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ लर्निंग क्या है, आइए देखते हैं। पहला अटेंशन, अटेंशन मीन्स अवधान। दूसरा है रिटेंशन मीन्स धारण करना। तीसरा है रिप्रोडक्शन यानी पुनरुत्पादन। चौथा है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा से सीखता है। यह लर्निंग के सीखने का प्रावधान बताया, स्टेज बताया है अल्बर्ट बांद्रा ने। 4 स्टेज बताया यहाँ पर। ये बांद्रा का खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पावलोव का। पावलोव में क्या कह रहा है? ये छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन बहुत यहाँ से बनता है ना। इसी प्रकार आप वीडियो देखना चाहते हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। आइए देखते हैं पावलोव का सिद्धांत क्या है। पावलोव ने दिए थे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या दिए थे? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशन। क्या है? आईपी पावलोव। पावलोव यह रूसी वैज्ञानिक था। इन्होंने 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अनुसार किसी भी उत्तेजना को पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर लेता है तो उस समान प्रतिक्रिया करेगा। जितना वह उत्तेजना बढ़ाएगा, बढ़ाने करता है, अगर किसी उत्तेजना को पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित करे तो समान प्रतिक्रिया करेगा जितना उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। आगे पढ़ते हैं हम लोग। पावलोव के एक्सपेरिमेंट क्या रहा है? कुत्ता पर किया था पावलोव। क्या कुत्ता पर? देखिएगा कुत्ता पर क्या किया था इन्होंने। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ता पर किया और कुत्ते को एक पिंजरे में भूखे रख दिया। अब उसे अपना खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकनी शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले एक घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। जब जैसे जैसे घंटी बजती है कुत्ते के मुंह में लार टपकना शुरू हो जाती है। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रहा है। कौन कर रहा है? घंटी। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लिया। जब घंटी बजेगा तभी खाना मिलेगा। जब घंटी बजता था तो कुत्ता जान जाता था कि खाना मेरा मिलेगा, है ना। जब घंटी बजती थी उसी समय उसका लार बनना शुरू हो जाता था। जैसे फूड क्या था? अनकंडीशनल स्टिमुलस था। बेल क्या था? कंडीशनल स्टिमुलस था। लार अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिया और लाल कंडीशनल रिस्पॉन्स यहाँ दिया। यहाँ क्या था? स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? उद्दीपक समानीकरण। उद्दीपक क्लासिकरण में क्या है, आइए देखते हैं। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया से सीख लेता है तब उसे उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपक के प्रति भी वैसा ही रिस्पॉन्स करने लगता है। जैसे अलग अलग घंटिया की आवाज़ आने पर कुत्ता का लार टपकना शुरू कर देता था। यह हो गया उद्दीपक समानीकरण का सिद्धांत। अब पढ़ेंगे हम लोग विलोपन। क्या पढ़ेंगे? विलोपन। एक्सटिंक्शन क्या है? विलोपन। अगर कंडीशनिंग स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनिंग स्टिमुलस प्रदान न करे तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना न दिया जाए तो कुत्ते के लार आना बंद हो जाएगा, है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग विभेद। विभेद क्या है? जब व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनिंग स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान लेता है कि किस घंटी की आवाज़ के बाद खाना मिलेगा, है ना। ये हो गया विभेदीकरण। कुत्ता भी ये सारा विभेद कर लेता है। ये हो गया हमारा पावलोव महोदय के जितना भी थ्योरी था हम लोग पढ़ लिए। अगला
हैं हम लोग B.F. स्किनर। B.F. स्किनर क्या दिए थे? क्रिया प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत दिए थे, यानी ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी दिए थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे B.F. स्किनर। कहाँ का था? अमेरिका का प्रोफेसर था B.F. स्किनर। B.F. स्किनर सबसे अधिक अनुक्रिया रिस्पॉन्स पर जोर दिया। किस पे दिया? अनुक्रिया पर जोर दिया, न कि स्टिमुलस पर जोर दिया। किस पे दिया? अनुक्रिया पर ज़्यादा जोर दिया। इस सिद्धांत में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो B.F. स्किनर ने दिया था। B.F. स्किनर जो थे अपना प्रयोग चूहे पर किया, उसके बाद कबूतर पर किया। इन्होंने क्या किया कि एक बॉक्स लिया, बॉक्स में एक चूहा को बंद कर दिया गया और बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था जिसे लीवर दबाता ही खाना आ जाता था। उस छिद्र की आवाज़ दोबारा चूहे को भूख लगी तो इधर उधर घूमने लगा और अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ गया, लीवर पर लगा और उसके लिए एक छिद्र से खाना आ गया। उसके बाद उसने उस क्रिया को दोहराया, खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब प्रतिक्रिया करता था, जब खाना मिल जाता था, ये हो गया क्रिया प्रसूत कार्य। इससे क्या सीखा चूहा? लास्ट तक यह सीख गया कि डायरेक्ट लीवर को दबाता था, इधर उधर वो तड़पती नहीं थी, डायरेक्ट लीवर को दबा देती, खाना आ जाता था, है ना। यानी देखने को मिला कि शुरू में ज़्यादा टाइम लग रहा था लीवर को दबाने में, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम लगा, यानी उससे भी कम लगा। लास्ट में क्या हुआ? अंततः वो डायरेक्ट पॉइंट पे आता थी। इस प्रयोग में निष्कर्ष निकलता यही है कि पहले अनुक्रिया रिस्पॉन्स होती है, बाद में स्टिमुलस मिलता है। जैसे पुनर्बलन यानी पुनर्बलन रेनफोर्समेंट मिलता है, वैसे वैसे अनुक्रिया करके लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आ जाती है। सीखने में अनुक्रिया पुनर्बलन का विशेष महत्व होती है। अब पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन जो है, जिस उद्दीपन को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, उसे पुनर्बलन कहते हैं। जैसे पेपर पास कराने में पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना, क्या हो जाता है? पुनर्बलन का बल देता है। पुनर्बलन दो प्रकार की होती है, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक क्या कहता है? जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि। नकारात्मक जैसे दंड देना, मना करना, डांटना, ये सब नकारात्मक पुनर्बलन में आ जाता है। जैसे प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी दोहराता है, यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी को नहीं दोहराता है, क्रिया को नहीं दोहरा पाता, जो बच्चा है वो नहीं कर पाता है। जैसे कोई बच्चा को होमवर्क दिया गया, उसको हम शाबाशी देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो क्या बच्चा फिर से कहेगा, है ना। जैसे कोई बच्चा है, अगर उस बच्चा से आप एक गिलास पानी मंगवाना चाहते हैं तो क्या बोलिएगा? बच्चा को कहिएगा कि बच्चा, ये जो बच्चा है, उस बच्चा का नाम लेते हैं मोनू, मान लेते हैं, तो बोलिएगा मोनू बहुत अच्छा लड़का है, मोनू दौड़ कर पानी लाता है। तो बच्चा क्या हो जाएगा? वो अपने तुरंत गिलास उठाएगा और दौड़ कर पानी ले आएगा। वही अगर बच्चा को हम क्या करें, डांटेंगे, फटकारेंगे, तो बच्चा काम नहीं करेगा। वही होगा पुनर्बलन को समझ लीजिए आप, इसी प्रकार काम करता है। अब पुनर्बलन दो प्रकार की होती है, एक होता है सतत पुनर्बलन, एक होता है आंशिक पुनर्बलन। सतत कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल क्या कहता है? इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल पर हर करने पर बच्चे को तारीफ करना, क्या हो जाता है? पुनर्बलन काम करता है। कंटिन्यूअस ही अब देते रहिए। आंशिक हो गया पार्शियल, जैसे इसमें हम हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करते हैं, ये हो गया आंशिक पुनर्बलन। अब हम लोग पढ़ेंगे मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत साइकोसोशियोलॉजी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट क्या कहता है? यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था। किसने दिया था? एरिक एरिक्सन ने दिया था। इसके द्वारा प्रतिपादित किया था। इसमें मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है, उस पर ध्यान देना होता है। इसके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। जब बच्चा पहला नियम से गुजरती है, इस बच्चा का एज होता है 1 से 2 वर्ष, 1.5 वर्ष। इसमें क्या होता है? बच्चा विश्वास बनाम अविश्वास होता है। जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलती है, उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता से प्यार नहीं मिलती है, वह होता है रोने लगता है, बिलखने लगता है। इस क्रिया को हम अविश्वास का प्रभाव कहेंगे, है ना। हुआ विश्वास और
अविश्वास में हो जाता है। तो पूछेगा विश्वास और विश्वास में एज कितना है, 0 से 1.5 से 2 वर्ष। अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरा, स्वायत्तता बनाम शर्म और लज्जा क्या है। ये जब बच्चा 15, 1.5, 2, 3 साल के बीच हो जाता है, इसमें स्वायत्तता का अर्थ है स्वयं। स्वयं से अर्थात बच्चा जब खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, जब एक दूसरे को निर्भर कर नहीं रहते हैं, यह स्वायत्तता कहलाता है। दूसरे और बहुत से सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो बच्चे अपने अंदर ही शक का अनुभव करने लगते हैं, यानी लज्जा हो जाता है। अब बच्चा में तीसरा स्टेप हो जाता है पहल बनाम दोष। पहल बनाम दोष कब हो जाता है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों में। जब बच्चे में थोड़ी सी समझ हो जाती है, थोड़े से समझने की क्षमता हो जाती है, तो उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो जाता है, क्यूरियोसिटी हो जाता है किसी को जानने के लिए। जब बहुत से ज़्यादा उत्सुक ज़्यादा हो जाता है तो उत्सुक होने की वजह से वे पहल करता है। और दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं तो उसे डांट देते हैं, तो दाब भाव शुरू होता है, ये होता है चौथा। अब पढ़ते हैं परिश्रम और हीनता। परिश्रम बनाम हीनता के बारे में। परिश्रम बनाम हीनता में जब बच्चा 6 से 12 वर्ष की स्थिति में आ जाता है, उत्तर बाल्यावस्था से गुजरती है। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके बच्चे को कोई काम दिया जाए, उस बच्चे को काम करने में क्षमता कम है, तो उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे हीनता अपनी आनी शुरू हो जाते हैं। यानी उसके मन में हीन आने होने भावना आ जाता है कि हम एक काम नहीं कर सके। यानी यही हो गया परिश्रम बनाम हीनता की भावना। जब बच्चा 6 से 12 वर्ष की एज में गुजरता है तो परिश्रम बनाम हीनता की एज कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग पहचान बनाम भ्रांति। यानी जब बच्चा 12 से 18 वर्ष की स्थिति में आ जाता है तो बच्चा अपना पहचान बनाना शुरू कर देता है। वो सोचने लगता है कि मेरा पहचान क्या है, यानी किशोरावस्था बोलते हैं। इस एज को हम गोल्डन एज भी बोलते हैं। इस आयु में बच्चे अपनी पहचान बनाने की ज़्यादा उत्सुक होते हैं। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं, उसके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब है हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट है आत्मीय बनाम अलगाव। जब बच्चा 18 से 35 वर्ष की आयु में गुजर जाता है, वो आत्मीय बनाम अलगाव की स्थिति आ जाता है। आत्मीय में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने के वजह से दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है, उसे आत्मीय कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी को दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता है, उसे अलग रहता है, उसे अलगाव कहते हैं। यानी आत्मीय बनाम अलगाव की स्थिति आ जाता है। अब पढ़ेंगे जनतात्मक बनाम स्थिरता। जब बच्चा 35 से 65 वर्ष की स्थिति में जब आ जाता है, इसमें जननात्मक में हम लोग दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरे की भला करने की सोचते हैं। दूसरे की तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता है, इसे स्थिरता आ जाती है। अब पढ़ेंगे हम लोग संपूर्णता बनाम निराश के बारे में। लास्ट है किशोरावस्था। ये 65 वर्ष की आयु जब ऊपर हो जाता है तो इसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब मनुष्य इस उम्र में अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। जब अपने भविष्य की बजाय अपने बीते हुए याद को याद करते हैं तो कितनी सफलता हुई, कितनी असफलता हुई। यदि सफलता ज़्यादा मिली तो संपूर्ण हो जाता है, यदि किसी से ज़्यादा सफलता नहीं मिली उसे निराश हो जाता है। इसी प्रकार संपूर्ण बनाम निराश की बात किया गया है। अगर इसी प्रकार वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।